बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज का दिन बड़ा ही अहम तरीन दिन है, चूंकि आज एक बहुत बड़ी साजिश को शिकस्त दी है तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान ने अपनी कमाल हिकमत अमली से बहुत सारे हरबों को, मंसूबों को नाकाम बना दिया है। आज बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद कर दिया गया और उसके नताइज भी आ चुके हैं। बाकायदा तौर पर जो बैरिस्टर गोहर हैं वो अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन चुके हैं। अब बैरिस्टर गोहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनते ही उन्होंने मुखालिफिन के ऊपर ठीक ठाक एक ताबड़तोड़ हमला किया है। इसे कहा जा सकता है मुखालिफिन पर बिजलियां गिराई हैं। ये मामला इतना सादा नहीं है, इतनी आसानी से ये इलेक्शन हुए नहीं है और इतनी आसानी से इनको करने दिया गया नहीं है। ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, और अभी एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है जी वो देखें वो तो कोई वोटर ही नहीं था और वो फना ही नहीं था और फना ही नहीं था। इसके ऊपर तफसीलात से आपको आगाह करूंगा कि कैसे ये सारे के सारे जो दावे हैं ये रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, आज काजी फायज ईसा ने कुछ अनहोनी की है। मतलब आज तक सुप्रीम कोर्ट की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जैसा काजी फायज ईसा ने जो है ना वो कर डाला है। आपने ये देखा कि इमरान खान ने एक खत लिखा था काजी फायज ईसा साहब को, और उसमें उन्होंने कुछ गुजारिशात की थी और कहा था कि मेहरबानी फरमा के जनाब हमारे ये मामलात हैं, हमारे ये तहफुजात हैं, तो हमारी जो है ना वो यहाँ पर दादरसी कीजिए। आज काजी फायज ईसा साहब ने उसका बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज के जरिए जवाब दे डाला है। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारे खतूत चीफ जस्टिस साहिबान को लिखे जाते हैं, उसका जवाबुल जवाब जो है वो प्रेस रिलीज के जरिए नहीं आता है, लेकिन आज ये किया गया और खत का रंग तक बताया गया और ये भी कहा गया कि हम प्रेशर में नहीं आएंगे। इसका क्या मकसद है, ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखूंगा। और इस वक्त नाज़रीन किराम, मर्दान से लेकर तख्त भाई तक अवाम ही अवाम है, सड़कों पर अवाम ही अवाम है, अवाम निकल आए हैं। इसके बारे में भी कुछ चीजें जो है वो आपके सामने मुझे रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो कमेंट्स जो है वो लाजमी कीजिए। नाज़रीन किराम, इन तमाम खबरों को देने से पहले सबसे पहले मैं आज आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रखता हूं। आज साइफर केस की समाप्ति, और आज जो साइफर केस है उसके अंदर एक बहुत ही मुख्तलिफ चीज होनी थी। चूंकि ये जेल ट्रायल किया जा रहा था तो अदालत ने चूंकि ये हुक्म दे रखा है कि मीडिया को इजाजत दी जाए, ओपन ट्रायल किया जाए, अवाम को इजाजत दी जाए। तो आज साइफर केस के अंदर कुछ बड़ा मुख्तलिफ हुआ। वो ये हुआ कि आज इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को तो लेकर आया गया, लेकिन वहां पर कुछ पहले से कुछ 10-12 लोग मौजूद थे जिन्हें बताया गया ये अवाम है। बाद में वकला ने पूछा ये कौन है, तो कहा गया ये अवाम है। अब ना उस अवाम को इमरान खान जानते थे, ना वकला जानते थे, ना फैमिली जानती थी कि ये कौन लोग हैं। बाद में भांडा ये फूटा कि जेल के अंदर से ही कैदियों को लाकर बिठाया गया ताकि ड्रामा रचाया जा सके कि ये एक ओपन ट्रायल जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद जब ये पूछा गया कि मीडिया कहां है, तो मीडिया को इजाजत नहीं दी गई। मीडिया की गाड़ियां, मीडिया के नुमाइंदगान नाज़रीन किराम अडयाला जेल यानी कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी के गेट के बाहर खड़े होकर उस नीले और सुर्ख रंग के गेट को तकते और देखते ही रह गए कि शायद ये गेट खुले और उन्हें जो है वो अंदर जाने की इजाजत दी जाए। जो जज अबुल हसनाद साहब हैं उन्होंने भी ऑर्डर किया, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट जेल है उन्होंने मतलब एक नहीं सुनी, और जो जज साहब हैं वो मतलब आप यूं समझे कि वो बेबस दिखाई दिए। ये यानी कि ये कैसा ट्रायल हो रहा है जिसके ऊपर ना अवाम है ना मीडिया है, नुमाइंदगान बाहर खड़े रहे। बाद में पता चला ये 3 जो लोग हैं उनको अंदर लेकर गए हैं, जब तक लेके गए तब तक जो है ना वो समाधि खत्म हो चुकी थी। तो ये सारी आज इमरान खान भी जज के सामने बोले हैं, ठीक ठाक बोले हैं। आज सिर्फ हाजिरी थी, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान ने कुछ कहा है। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने क्या कहा वो बड़ा मजेदार है। उन्होंने कहा जी आपने हमें बकरियों की तरह यहां पर बंद कर दिया है। वो उसको जो है वो आप लेकर आ गए हैं, नवाज शरीफ को, बड़े मुजरिम को आप बाहर लेकर आ गए हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि यहां पर देखना होगा। उन्होंने ये कहा कि बड़े लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है उनको बचाया जा रहा है, जिसके अंदर नाज़रीन किराम वो मुख्तलिफ जो है ना वो नाम ले रहे थे। और उन्होंने कहा कि इन लोगों को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी भी बोले, उन्होंने कहा कि जनाब मेरा केस अलग किया जाए, मेरे पास तो कोई इतना वो मेरी जान को इतना खतरा भी नहीं है और ये भी मामला नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आपका इंटरलिंक्ड है केस। तो शाह महमूद कुरैशी को भी साथ अड़काने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो ये नाज़रीन किराम आज सारी सूरत हाल बनी साइफर केस के अंदर। ड्रामा ड्रामा और ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा रचाया जा रहा है।
جس کے ایس او پیز خفیہ، جس کا لیٹر خفیہ، جس کا ٹرائل خفیہ، جس کی حوالگی خفیہ، یعنی کہ سب کچھ خفیہ 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 کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اس خفیہ کیس کو مانا جائے گا؟ تاریخ اسے ایک سیاہ کیس کے طور پر، ایک سیاہ معاملے کے طور پر یاد رکھے گی. اب آ جاتے ہیں ناظرین کرام انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف. آج انٹرا پارٹی تحریک انصاف کے الیکشن ہوئے. پہلے تو یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اس کو ناکام کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. کل ایک مہرہ لانچ کیا گیا اکبر ایس بابر کی صورت میں، جس کے بارے میں نے آپ کو تفصیلات دی اور میں نے کہا کہ یہ مشکل ترین ٹائم ہوگا، کیونکہ یہ مہرہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ ممبر تو ہے نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں، ممبر نہیں ہے. اب وہ جاتا ہے کہہ رہا ہے جی میں الیکشن کمیشن میں جاؤں گا اور اس کو چیلنج کروں گا. تو جناب آج ہوا یہ کہ آج تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج جاری کیے گئے. اب یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر کا آپ کو پتا ہے، چودھری پرویز الہی مرکزی صدر تحریک انصاف پنجاب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پی ٹی آئی پنجاب صدر پی ٹی آئی پنجاب، حماد اظہر جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی پنجاب، علی امین گنڈا پور صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا، علی اصغر سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی خیبر پختونخوا منتخب ہوئے. اب اس کے اوپر لوگوں کو اتنی مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہ جی لوگ تو آئے نہیں ہیں، لوگوں نے تو ووٹ دیا نہیں ہے، جی فلانا نہیں ہوا، فلانا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، ڈھمکانا نہیں ہوا. یہی ساری پرابلم ہے نا، یہی ساری تکلیف ہے کہ وہ جی ووٹ تو یہ نہیں ہوئے اور فلاں نہیں ہوئے. تو ناظرین کرام اس کے اوپر میں ذرا پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو رزلٹ ہے اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میاں محمد شہباز شریف ڈیزیگنیشن پریزیڈنٹ، نمبر آف ووٹس ان اپوزڈ بلا مقابلہ. مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ، نمبر آف ووٹس ان اپوزڈ کوئی نہیں ہے. احسن اقبال چودھری سیکرٹری جنرل بلا مقابلہ، عطا اللہ طارر ڈپٹی سیکرٹری جنرل بلا مقابلہ، محمد اسحاق ڈار سیکرٹری فائنانس بلا مقابلہ، مریم اورنگزیب سیکرٹری انفارمیشن بلا مقابلہ. آپ نے بذات خود ووٹس کروائے نہیں ہیں، آپ نے بذات خود یہ کرتے نہیں ہیں، اور آپ تحریک انصاف سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف آئے گی اور وہ ایسے موقع کے اوپر کہ جہاں پر پولیس اور یہ ساری چیزوں کا ڈر ہے، ایسے موقع کے اوپر یعنی کہ جہاں پر دفتر سیل کیے جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشن بڑے آسانی سے کرنے دیے جائیں گے. یہ تسلی رکھیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بیرسٹر علی ظفر کی نگرانی میں ہو رہی ہیں، اور وہ ہر ایک قانونی معاملے کو سمجھتے ہیں، اور اس دفعہ قانونی معاملے کے اندر جو ہے نا وہ مشگافیاں نہیں نکالی جائیں گی، اور قانونی معاملے میں بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ بڑا پکا کام کر کے جو ہے نا وہ اس کو لے کر جائیں گے. تو یہ آپ بھول جائیے، اس بات کو آپ بالکل ذہن میں نہ لائیے کہ کچھ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہونے جا رہا ہے، بلکہ کچھ بھی اس طرح کا جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. بلکہ جتنے جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے نتائج ہیں، الیکشن کمیشن کو ان کو تسلیم کرنا ان کی مجبوری ہے. اگر الیکشن کمیشن تسلیم نہیں کرتا ہے تو پھر باقیوں کے بھی، کیونکہ یہ نون لیگ کے ریزلٹس میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے، پھر باقیوں کو بھی کل عدم قرار دے، باقی کے الیکشن بھی. اور اس کے اوپر پل ڈاٹ کے جو رہنما جو سربراہ ہیں یہاں پر، انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ کسی اور جماعت کی انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کو اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی تحریک انصاف کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ دلچسپی ہے. اب ناظرین کرام ایک اور اہم ترین معاملہ آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان نے ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بتایا تھا کہ جناب ہماری داد رسی کی جائے، ہمیں جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں ان کو دیکھا جائے. اس کے اوپر جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کروائی ہے سپریم کورٹ سے. سنیں، 1 دسمبر 2023 کو 12:25 پر 7 صفحات کی درخواست بما 77 صفحات یعنی کہ دستاویزات چیف جسٹس آف پاکستان کے دفتر میں موصول ہوئی. دستاویزات ٹائپ کی گئی ہیں، درخواست ترتیب دیے گئے جدولوں اور فوٹو کاپیوں کل 84 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ زرد رنگ کی پیپر بک کی صورت میں ہے، جیسی سپریم کورٹ میں ڈائری کے لیے استعمال کی جاتی ہے. دستاویزات تیار کرنے کے وکیل کا نام، رابطہ کی تفصیلات دستاویزات میں ظاہر نہیں کی گئی. لفافے کے مطابق دستاویزات انتظار حسین پنجوتھا نے کوریئر کی تھی. دستاویزات بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی ہیں، حالانکہ اس جماعت کی اچھی نمائندگی وکلا کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ہی سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلا اہم مقدمات فوجی عدالتوں اور انتخابات کے متعلق پیروی کر کے انہیں تکمیل تک لے گئے تھے. یہ امر حیران کن ہے کہ ایک سربہ مہر لفافے میں موصول ہونے سے پہلے ہی دستاویزات کو میڈیا پر جاری کیا جا چکا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اس کا جواب میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سب یقین رکھیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے، اور نہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ جانبداری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی اور اپنے منصب کی
हलफ की पासदारी करते रहेंगे। उन्होंने कहा जी मेरे पे, इसका जवाब उन्होंने दिया कि मेरे पे दबाव नहीं डाला जा सकता। जनाब अगर सबसे पहली तो बात यह है, अगर आप पर दबाव नहीं डाला जा सकता तो आप ये बताइए, मेरी दस्त बदस्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब से गुजारिश है, मैं मानता हूं आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता, तो जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान रोज गायब किए जाते हैं, क्या फिर आपकी यहां पर चीफ जस्टिस होते हुए आप जो है ना वो उनको देख नहीं रहे हैं, या तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या तवज्जो देना नहीं चाहते हैं? अगर आप पे दबाव नहीं डाला जा सकता तो आप उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लेते? और एक्शन लेने के लिए काजी फायज साहब के सामने जनाब इससे पहले भी 184(3) के तहत दरखास्त जो है वो बैरिस्टर एतजाज एहसन दायर कर चुके हैं। ये खत भी एक खत है, और खत लिखना चीफ जस्टिस को कोई बड़ी गैर मामूली बात नहीं है। इससे पहले इमरान खान ने खत जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल है उनको लिख चुके हैं, अरशद शरीफ खत लिख चुके हैं, और आम शहरी भी खत लिखता होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फायज साहब, वो चीफ जस्टिस जो पुराने चीफ जस्टिस जस्टिस उमर बंदयाल को खतूत लिखते रहे हैं। और मजे की बात ये जो इसमें कहा गया है ना जी, वो हमें मिलने से पहले ही मीडिया को खत जारी किया जा चुका था। इसके ऊपर मेरा सबसे पहला सवाल है कि साथ वाले कमरे में बैठकर जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को खत लिखा करते थे, और वो खत उमर अताब बंदयाल साहब तक पहुंचने से पहले अंसार अब्बासी साहब के पास से कैसे बरामद होता था? सवाल सबसे बड़ा ये है। ठीक है, मीडिया को नहीं जारी करना चाहिए, काजी साहब ठीक कह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब काजी साहब खत लिखते थे साथ वाले कमरे में बैठ के जस्टिस उमर अताब बंदयाल को, वो खत अंसार अब्बासी साहब के पास कैसे पहुंचता था? वो खत अंसार अब्बासी साहब से कैसे बरामद होता था? वो उसे किस तरह से जो है वो उसके मंदरजात जो है वो जाना करते थे? ये इसके ऊपर भी जो है ना वो जवाब मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी जो है ना वो चीजें होनी चाहिए, इसके ऊपर भी जो है ना वो, और मेरे ख्याल से काजी साहब को दिल बड़ा करना चाहिए। काजी साहब जो है वो इस टाइम शायद पुराने स्कोर शामिल करने के चक्कर में, काजी साहब इस वक्त जो है ना वो काजिउल कज़ा हैं। काजी साहब जो है वो उनसे करोड़ों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। काजी साहब आपसे दरखास्त है, दस बदस्ता गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कौम पर जो है ना वो थोड़ा सा रहम खा लें, और कौम को जो है वो इस तरह ट्रक की बत्तियों के पीछे ना लगाएं कि कभी गाड़ियां बेचकर और कभी प्रेस रिलीजें जारी करके एक्शन करके दिखाएं। आपसे दस बदस जो है ना वो गुजारिश है, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, आप हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं। मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं अदा कर रहा हूं जो जिससे आपकी जो है ना वो इज्जत में फर्क आए। आप हमारे लिए सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम के काबिल हैं, लेकिन खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम पर रहम फरमाएं। अब नाज़रीन किराम देखिए, अगर ऐसी सारी चीजें नहीं होती तो अवाम चीजें फिर जो है ना वो अपने कंट्रोल में इस तरह से ले लेती है कि अवाम एहतजाज करती है, बाहर आती है, निकलती है। और अभी हमने ये देखा है कि जो खास तौर पर केपीके में बुनेर से लेकर तख्त भाई तक हमने ये देखा कि दीर से लेकर जो है ना वो पिशावर तक हर जगह अवाम ही अवाम है। कल 3 जगह पे कन्वेंशन हुए। नाज़रीन किराम इतनी अवाम निकली कि मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से बाकी सारी चीजें भी जो है ना वो डिले की जा रही हैं, और इसी वजह से सारी चीजों को जो है ना वो माना जा रहा है कि थोड़ा सा आगे आगे ले जाओ। तो ये इस वक्त की चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।